नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं श्रद्धा न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर हिमांशु और मिस निहारिका मुखर्जी। जी हाँ। तो ये राइटर होने के साथ साथ बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो इनका स्वागत करते हैं आज अपने स्टूडियो में और ले चलते हैं इनके साथ एक कॉन्वर्सेशन के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिमांशु जी से। तो हिमांशु जी, आप थोड़ा व्यूअर्स के बताएंगे अपने बारे में? जी, जैसे कि मेरा नाम हिमांशु राय है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो यहाँ दिल्ली में पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। जैसा कि मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से हुई है। यहीं से करी है। और साथ ही साथ मेरा थिएटर का जर्नी भी यहीं से चालू है। अच्छा। और एक जो आज लोग मुझे जान रहे हैं राइटर हिमांशु के नाम से, वो भी दिल्ली से ही शुरू हुआ। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब पिछले साल से ही मतलब मैंने लिखना भी चालू किया। बहुत बढ़िया। निहारिका जी, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए अपने बारे में, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। ऑफकोर्स। तो आपका कीमती समय ना लेते हुए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं सोच थिएटर में एज अ आर्टिस्ट हूँ और मैं अभी एक पब्लिश्ड ऑथर भी हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आई थिंक पब्लिश ऑथर इसी किताब की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, यही इनकी किताब है जो अभी अभी लॉन्च हुई है, सीज फायर्स ऑफ द सीरीज सेंसेस। सो सॉरी, माय बैड। बहुत बढ़िया। सेंसेस जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। कितने रुपए में? 249। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो थोड़ा बताइए ये किताब किस बारे में? नाम, अच्छा, इसका नाम सीज फायर ऑफ द सेंसेस, ये नाम कैसे पड़ा? जैसे सीज फायर आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ का जैसे उल्लंघन होता है। अच्छा। ठीक। अच्छा। तो यहाँ पर ना हमारे सेंसेस का एक उल्लंघन हमने किया। सेंसेस जितने भी सेंसेस होता है अपने इनर थॉट्स जो होते हैं जी आपके। जी जी। तो ये बुक बेसिकली एक एंथोलॉजी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम दोनों के अलावा भी 18 राइटर्स और हैं, बहुत अच्छा। जिनकी 7 पीसेस हैं। अच्छा। तो बेसिकली ये पोइट्रीज और शॉर्ट स्टोरीज के लिए बुक है। अच्छा। और काफ़ी बढ़िया बुक है। इसमें जितने भी राइटर्स हैं बहुत बढ़िया एफर्ट उन्होंने लगाया है। तो होप करते हैं आप लोग इसे ज़रूर खरीदेंगे और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल है। नहीं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। तो ये आपकी पहली किताब है? जी जी। तो अच्छा, ये आपका राइटर का मतलब कैसे सोचा कि आप राइटर बन सकते हैं? ये सब अंदर से कब से आया, कैसे आया? मतलब ये पहली किताब है, कैसे सोचा एक बुक लिखने का? क्योंकि बुक लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको 1000 वर्ड पढ़ने पड़ते हैं, तब आप 10,000 वर्ड पढ़ोगे तब जाके कहीं 1000 वर्ड निकलेंगे मायने के। कैसे आया, मतलब कैसे इतनी गहराई कहाँ से आई? कुछ तो हुआ होगा जरूर। इसका पहले निहारिका जी आंसर। निहारिका जी, आप बताइए। तो जब बुक पब्लिश कराने का एक्चुअली ना स्टार्टिंग में सोचा ही नहीं था, हम सिर्फ लिखते थे। बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा स्टार्टिंग हुआ जो इसका हुआ वो लॉकडाउन में हुआ। बट हम लॉकडाउन से पहले थिएटर में नुक्कड़ के स्क्रिप्ट लिखा करते थे तभी। ऑफ कोर्स ये एनकरेजमेंट हमको डायरेक्टर सर से मिला जो कि राजीव सर है। अब जब लॉकडाउन में सारे घर बैठ गए तो हमें लगा कहीं पे ना ड्रॉप डाउन मूवमेंट आ रहा है। बार बार से लगता था कि यार नहीं, हम लिख सकते हैं। इन द मेन टाइम हमें शुभारंभ पब्लिकेशन हाउस ने हमसे अप्रोच किया। तो विदाउट एनी डिफिकल्टीज हमें ये मौका मिला कि हमारी जो राइटिंग्स, जो इमोशंस, जो भी हमने लिखा हुआ है वो सब कहीं ना कहीं पब्लिश हो सकता है। ये सब जो आपने लिखा है इसमें बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। मैंने एक पोएम इसकी पढ़ी थी, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। ये सब इमोशंस कहाँ से आए अंदर? मतलब ये इमोशंस हर किसी के अंदर आपको मिलेंगे नहीं। लोग पढ़ने आते हैं क्योंकि उनके पास होते नहीं है। मतलब हर किसी के पास, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के पास भी नहीं होते हैं, बहुत से लोगों के पास नहीं होते, तभी उनको पढ़ के बहुत अच्छा भी लगता है। कुछ लोगों के पास होते हैं तो वो कनेक्ट कर जाते हैं। आप लोगों के पास कहाँ से आए इमोशन से? मतलब कौन बताना चाहेगा पहले, क्योंकि दोनों ने ही लिखा है। हाँ, तो दोनों की कहानी भी रही होगी। देखिए, जैसा कि अभी आपने बोला ना, इमोशंस कहाँ से आते हैं, कहाँ से आए? क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, कहानियां सबके पास है। जो भी रोज की घटना हो रही है ना हमारे साथ, वो एक कहानी है। क्योंकि जब बीत जा रही है और हम बात किसी को बताते हैं तो एक कहानी के तौर पे बताते हैं। बहुत सही बात। तो लेकिन एक चीज होता है ना कि उसको हम पुटअप कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ अपने दिमाग में रख रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, या फिर कहीं हम लिख रहे हैं उसको। लिख रहे हैं। जैसे हम और आप अमूमन सब लोग क्या करते हैं, डायरी एक लिखते हैं। तो डायरी लिखना भी एक, मैं बोल सकता हूँ कि एक राइटिंग से रिलेटेड है। लेकिन आप लिख रहे हैं डायरी, वो जब तक पब्लिक के सामने नहीं आएगी ना, तो वो आपका राइटअप्स नहीं माना जाएगा। वो आपका क्या होता है, एक शौक है। शौक ये होता है। शौक ये लोग डायरी लिखते हैं, अपनी दिन भर की घटनाएं, दिन भर की चीजें लिख रहे हैं। लेकिन हमने जब लिखना हमने चालू किया तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब राइटअप्स हमारे बढ़ते गए, तो हमने सोचा कि यार क्यों ना हम इसे पब्लिश ही कराया जाए। तो पब्लिश कराने के लिए सबसे पहले जो शुभारंभ पब्लिकेशन ने हमें अप्रोच किया, जब हमने चीजें अपने सोशल मीडिया पे लगाने लगे हम, तो एक तरह से खुद को प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने खुद अप्रोच किया? मतलब ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, तो शुभारंभ पब्लिकेशन ने हमें खुद ही अप्रोच किया। बहुत अच्छा।
तो अप्रोच किया और हमने फिर वहाँ पे अपना एंथोलॉजी के लिए हमने भी अपने राइटअप्स दिए। राइटअप्स दिए जो आपके पास थे, जो आपके पास आप लोगों ने कोलेट कर रखे थे। जी जी। तो दिस बुक मतलब इस बुक में हमारी आज जो छपी हुई है हाँ 7 पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज। तो थैंक्स टू शुभारंभ पब्लिकेशन कि उन्होंने हमें एक पब्लिश राइटर बनाया। नहीं, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं हर किसी के पास कहानी होती है, मेरे पास तो कोई कहानी नहीं है। मतलब मैं तो मुझसे आप कुछ कहो अपनी घटना मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो मैं तो काफी नीरस जिंदगी चल रही लग रहा है मुझे। देखिए जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि सबके पास कुछ ना कुछ कहानियां होती है। मुझसे पूछो मेरा दिन क्या रहा, मैं बताता हूँ। सुबह उठा, नहाया वाया, काम किया, उठ के आया, अब ये काम कर रहा हूँ। कहानी क्या हुई? मतलब कोई सुनेगा, किसी को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। कोई ये भी इंटरेस्टिंग चीज है यार। नहीं, कोई आप एंकरिंग मैं अगर इसे लिख दूंगा कोई पढ़ेगा ही नहीं, से कहेंगे क्या लिखा है तूने। ऐसा नहीं है, आप देखो एंकरिंग कर रहे हो, हाँ इंटरेस्टिंग ही चीज है। आप राइटर्स का इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ ठीक है। आप लोग तो बहुत ही ज्यादा नहीं ऐसा गहरे लोग हैं। मतलब आपके अंदर तो बहुत चीजें समाई हुई हैं यार। ऐसा नहीं। और तभी तो बातचीत कर रहे हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अपने गहरे लोग हैं बताया कि जो पोएम्स लिखते हैं या फिर जो भी कहानियां लिख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस होते होंगे। हाँ, या जो कॉमेडी एक्ट लिख रहे हैं वो बहुत जॉली नेचर है, ऐसा नहीं है। शायद वो कॉमेडी एक्ट लिखने वाला बहुत ही दुखी होगा, बहुत ही दुखी होगा हो सकता है। और शायद जो बहुत दर्द भरी कहानियां लिख रहा है, दर्द भरे पोएट्रीज लिख रहा है, वो बहुत ही जिंदा दिल होगा। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये भी हो सकता है। बहुत ही कोरिलेट नहीं कर सकते हो लिखने से, लेकिन कभी कभी होता है। कभी कभी होता है कि कुछ चीजें ऐसी घटित होती है ना आपके लाइफ में, जो आप उसको लाते हो अपने दिमाग में, तो एक बनते रहता है लाइन। अच्छा। अगर आप उसे लिख रहे हो। अच्छा। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कभी कभी। तो लेकिन यार आप लोगों में बहुत अच्छी कला होती है। आप लोग मतलब देख के उसे पेन डाउन कर पाते हो यार। हमारे अंदर तो नहीं है। आप मुझसे बोल दो नहीं हो पाएगा। मतलब अच्छा लगा मिलके आपसे। अच्छा, आपकी इसमें सबसे फेवरेट पोएम कोई है? सारी फेवरेट है, सारी अच्छी होंगी, मैं बिल्कुल उस बात से। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, एक होगा जिससे सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ लगाव होगा। है ऐसा कुछ? सबसे ज्यादा लगाव तो सबसे है, कनेक्शन तो सबसे है, सबसे ज्यादा एक आपका कुछ। मैं चाहता हूँ एक वो छोटा सा कुछ 4 पंक्ति आप पढ़ के हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। डेफिनेटली मैं सुना दूंगी। ठीक है। कौन सी है, क्या पोएम? मुझे बताइए, मैं भी मेरी पोएम का नाम होने वाला है किन्नर हूँ बीमारी नहीं। किन्नर, अरे वाह क्या बात है। थोड़ा सबसे पहले मैं तो बता दूं कि ये स्टोरी जो मैंने लिखी थी ना, दिस इज वेरी शॉर्ट, लेकिन ये बहुत रियल स्टोरी है। मेरी खुद की स्टोरी है। व्हेन आई वाज पैरालिटिक, मैं आती थी तो ट्रैफिक लाइट पे एक किन्नर मैंने ऐसी देखी थी जिसके लिए मैंने ये लिखा है। और मुझे लगता है कि अगर उनको पता चला ना तो ये मुझे नहीं पता क्या होने। ये पोएम आप सुना रहे हैं अभी? पोएम है ये पोएम? मेरी स्टोरी का नाम है किन्नर हूँ बीमारी नहीं। तेरी गाड़ी लाइट पर रुकती तो सच पूछो वो इत्तेफाक नहीं होता कि मैं हर बार मिल जाती थी। तू मुझे देख मुस्कुराने लगी। पहली बार मुझे बहुत अचंभा हुआ कि तू मजाक बना रही थी या सच में खुश थी मुझे देख। मैंने हाथ बढ़ाकर पैसे मांगे और तूने धीरे से बोला नहीं है, एप्पल दे दूं। मैं मुस्कुरा कर तुझे देखने लगी। तेरी तबीयत इतनी भी चुस्त नहीं थी कि मुस्कुराती बंद आंखों को खोलने की हिम्मत कर दी। मैं मुस्कुराई और अपना हाथ तेरे सर पे फेरा। मेरा हाथ तेरे सर पे जाते ही माँ और तूने मुझे ऐसे देखा जैसे आशा दोबारा बंधी हो। उस मुलाकात के बाद हर रोज तेरी मुस्कुराहट और अपनी खुशी तालियों से सजाने आती। बहुत बढ़िया मतलब बहुत ही खूबसूरत है। मतलब टच कर गई है। मतलब जैसे जैसे आप बोल रही थी ना, मतलब मेरे सामने विजुअल्स चल रहे थे उसके कि मतलब अगर आप रेड लाइट पे रुके हो, आपने शीशा खोला, वो आए, है ना। इट वाज ऑल जी। एक्चुअली राइटर्स का जो होता है ना, मैं वही तो कह रहा था। मैं आपसे थोड़ी देर पहले वही बोला था। यही मेन चीज होती है कि राइटर्स जो अपना लिखे ना उससे दृश्य क्रिएट करे। मैंने बोला था ना, गहराई है ना, हम में नहीं है, वो आप में है। मानते नहीं मानते? थैंक यू। नहीं ठीक है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने और बताइए, कहाँ से हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। गोरखपुर से करते हैं। हाँ, तो हिमांशु जी आप बताएंगे आपका थोड़ा बैकग्राउंड। मतलब आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को शुरू में ही बताया। तो और आपकी फैमिली में क्या है, किस टाइप की फैमिली, थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मेरी फैमिली यूनाइट है और बहुत ही बड़ी फैमिली है। बहुत ही बड़ी फैमिली, ठीक है। आप लोग साथ में रहते हैं? मतलब सारे जॉइंट फैमिली है? गाँव पे हमारा घर सब साथ में ही है। अच्छा। और यहाँ मतलब गोरखपुर से लेके मुंबई, सिंगापुर तक हमारी फैमिली फैली हुई है। अच्छा। और नंबर्स में अगर काउंट करूँ तो मैं 67 लोग हैं हमारे फैमिली में, जो कि अभी यूनाइट है। अच्छा। तो बहुत अच्छी बात क्या होता है। और मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो हम लोग ना एक यार ट्रांसफरेबल जिंदगी अभी तक जी हैं। अच्छा। क्या होता है ना, हर 3 साल में पापा का ट्रांसफर होता था। हाँ। तो हम भी नए नए शहर में जाके बसते थे, नए दोस्त बनाना, नई चीज़ें अडॉप्ट करना। तो अडैप्टेबिलिटी मतलब शुरू से ही आ गई है। उसके बाद दिल्ली में ऐसा स्टे हुआ कि 10 साल में एक जगह पे रुका हूँ।
इससे पहले मैं कहीं 10 साल मतलब 10 साल आप हाँ रुके ही नहीं। 5 साल में कहीं पर नहीं हम लोग रुकते थे, कभी श्रीनगर, कभी सिकंदराबाद, कभी महू, कभी बड़ौदा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने तो पूरा इंडिया मतलब घूमा हुआ है। थैंक्स टू माय फादर। थैंक्स टू योर फादर। ही वाज इन द आर्मी, ही इज इन द आर्मी और वाज इन द आर्मी, लाइक रिटायर्ड हो गया? ही वाज इन द आर्मी एंड रिटायर्ड नाउ। कूल, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आर्मी बैकग्राउंड से, बहुत बढ़िया यार। जी। तो दिल्ली में आप इसलिए रुके अभी तक क्योंकि आपको पढ़ाई करनी थी बेसिकली, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया है? जी जी। अच्छा, और उसके साथ साथ आप थिएटर तो करते ही हैं? थिएटर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। निहारिका जी आप बताइए। मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं बुलंदशहर से हूँ, जिसको बहुत साल पहले कत्लगाह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कत्लगाह। वहाँ पे कुछ हुआ था? बहुत कुछ होता। क्या हुआ था? एक इंसिडेंट बता दो, एक इंसिडेंट। सर जब तक मैं बहुत छोटी थी ना, मैंने कभी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ सुना ही नहीं था, बट सडनली ऐसा कुछ हुआ। तो मैं तब बहुत छोटी थी जब मैंने वो कत्लगाह जैसा कुछ सुना, मतलब उसको कॉइन कर दिया था कि कत्लगाह के नाम से जाना जाएगा। हाँ, जैसे कि मुजफ्फरनगर और मेरठ को भी बिजनौर में भी कुछ हुआ था वैसा। हाँ जी। और मैं वहाँ के अनूपशहर टाउन से हूँ, जो बहुत सुंदर है। मेरा खुद का घर बहुत सुंदर जगह पे था, नीचे गंगा नदी निकलती है, सुबह सुबह देखो, लोगों ने सीनरी देखी होती है उसकी कि सूरज है, नीचे नाव। मतलब वो सीनरी वहाँ से चुराई हुई है आपके घर से? मैंने देखी है। मतलब वहाँ से गए और पेंट करके लगा दिया सीनरी। हम जो बचपन में बनाते आए हैं, सूरज निकल रहा है, पहाड़ है, ऐसे नदी जा रही है, 2 घर है और पेड़ है, वो आपका घर है? देखिए, आपकी कला देखिए, आपने सिर्फ विजुअलाइज करके बना लिया, मैं देख के भी नहीं बना पाती, मेरी ड्राइंग इतनी खराब है। अच्छा ठीक है, थैंक्स फॉर फीलिंग मी बडी। माय प्लेजर। उसके बाद फिर पापा को हार्ट अटैक आया, पापा नोएडा शिफ्ट हो गए। अच्छा। पापा शिफ्टेड टू नोएडा इन 2009। उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 2014 में यहाँ पे आई हूँ। मेरी दादी और मैं साथ में आए थे 14 में। यहाँ से फिर मेरा एक्सेंचर की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे वही अपना कोलकाता भी टीसीएस में जॉब करने चली गई। तब तक नॉर्मल था सब? तब तक कुछ अंदर से ऐसा नहीं था, गहराई नहीं थी? मैं लिखती थी। अच्छा, शुरू से ही थी? आप लोग बॉनी होते हो गहराई के साथ? मैं लिखती थी, बट मुझे लगता था कि नहीं, ये तो है, क्योंकि मतलब ऐसा शायद अच्छा नहीं लिखती है, ऐसा कुछ। मेरे दादाजी लिखते थे, तो मेरी दादी को लगता था कि ये जो है ये दादाजी से मिला है, लेकिन फॉरवर्ड नहीं किया उसको। फिर टीसीएस चली गई, फिर वहाँ से वापस आई, तो अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट से मीट हुआ। मैं लोगों से ज़्यादा एक्सीडेंट से मीट कर चुकी हूँ। तो जब लास्ट मेरा सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हुई, और उसके बाद मैं पैरालाइज्ड हो गई। आई वाज बेडरिडन फॉर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर? हाँ, उस जनरेशन में ना एक अजीब सी चिढ़ अंदर होती है। उस चिढ़ के साथ जब मैं थिएटर पहुंची 1.5 साल बाद, तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने एक बात सिखाई, जो गुस्सा, चिढ़ और इमोशन है ना, सही जगह लगा। ये मेन चीज है, यही मैं देखना चाह रहा था, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। जब मैंने सही जगह लगाया, तो मैं थिएटर में पार्टिसिपेट भी किया, और आज तो देख रहे हैं मेरी बुक पब्लिश हुई है। बहुत बढ़िया। लेकिन आप सही में बहुत रेजिलिएंट है यार, इससे कुछ सीखो, मतलब यार नेवर गिव अप, राइट? सो मतलब मैं ये चीज आपसे लेना चाहूंगा आज। थैंक यू। नहीं। अच्छा, आप लोग ने लिखा तो कभी आपने बहुत लोगों को पढ़ा भी होगा? जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बहुत लोगों को पढ़ा होगा। कितनी किताबें पढ़ी होंगी? कुछ ऐसी कुछ बता पाएंगे, मतलब कुछ अंदाजा? कुछ पढ़ा के तो यही ज्यादा है ऐसे। देखो मेरे घर पे, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी, ये मत कहना लाइब्रेरी है यार एक। नहीं मैंने हाँ फिर ठीक है। मैंने बहुत सारे राइटर्स की बुक रखी हुई है। अच्छा। मैं हर बुक फेयर में जाता था, 3-4 किताबें ले जाता था। अच्छा। लेकिन पढ़ने की जो बात है ना, कि वो ला के बस रखना एक शेल्फ पे, मतलब डेकोरेट कर दे, हाँ। उसमें से पढ़ना बहुत कम पढ़ते थे। और जैसे फेवरेट राइटर की अगर बात है, तो यार मैं प्रेमचंद को बहुत लाइक करता हूँ। मैंने भी बहुत कहानियां पढ़ी है। और उनकी मेरे को सबसे फेवरेट जो बुक लगती है वो गोदान लगती है। गोदान? अरे वाह जी। जो उसमें मतलब गोदान था, थोड़ा गोदान का बताइए, प्लॉट क्या था? जी, जैसा कि मैं जानता हूँ कि हम सब ने कभी ना कभी अपने लाइफ में प्रेमचंद को जरूर पढ़ा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदी साहित्य में उनका एक बहुत ही बड़ा नाम है, और बहुत बड़ा स्थान है उनका। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको गोदान के बारे में, मेरी फेवरेट बुक है। तो गोदान में क्या है ना, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, और प्रेमचंद का लिखने का एक स्टाइल होता है कि वो गांव के परिवेश को उठाते हैं, छोटे कस्बों को उठाते हैं, और वहाँ के मतलब ना बहुत निम्न वर्ग को भी उठाते हैं और बहुत उच्च वर्ग को भी उठाते हैं लिखने में। तो उन्होंने उसमें दिखाया है जो कि एक होरी कैरेक्टर है, जो होरी, ठीक है, उसके परिवार के इर्द गिर्द ये घूमती है कहानी। तो गोदान मतलब क्या होता है, जो हम सब के गांव में या फिर हमारे बैकग्राउंड में एक जगह होती है ना गोदान? नहीं। अच्छा, गोदान मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई मरने वाला होता है, अच्छा, तो गाय की जो बाछी होती है वो छुआया जाता है, उसकी पूंछ पकड़ाई जाती है, पूजा होती है, वो दान दिया जाता है पंडित को। अच्छा। तो गोदान में क्या है ना कि होरी का एक सपना था कि वो भी ऐसे दान करे, लेकिन वो इतनी गरीबी में जिया था ना, और इतने उसके ऊपर कर्ज हो गए थे कि वो कर्ज से तो
कर्ज को तो अपना मतलब वो वापस कर नहीं पाया, ऊपर से जब मरने लगा तो उसकी बीवी ने जो मतलब पैसे इकट्ठा कर रखे थे अपने, एक होता है ना बीवियां छिपा के रखती हैं कुछ। तो जब उन्होंने 1 रुपये 25 पैसे निकाले, उस समय 1 रुपये 25 पैसे बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, ठीक है, तो उन्होंने उससे एक बाछी खरीदी, गाय की बाछी, और वो छू कर होरी ने मतलब अपनी जान प्राण त्याग दिए, और जो भी उन्होंने पंडित को दिया। अच्छा, तो उसका मतलब एक सपना, अच्छा मतलब पूरा रहा। अच्छा गौदान, जी, गौदान, अच्छा ठीक तो है। ये थी उसकी प्लॉटिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि जो भी दिखाना चाहते थे प्रेमचंद जी लिखने में वो हमें दिख रहा था जी। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा निहारिका जी, आपकी कोई ऐसी कोई इंस्पिरेशन या किसी कहानी से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई हो या बहुत कनेक्टेड आपको फील हुआ हो? मे बी इट कुड बी एनीथिंग, I'm not limiting you to only any story. It could be any incident or anything. Okay, so there are many things. First time जो मैंने लिखा हुआ पढ़ा था ना, वो था मेरे दादाजी का खुद का। अच्छा। मेरी दादी की वेडिंग एल्बम पे दादाजी ने लिखा हुआ था, और मेरी दादी विद इन 5 years ऑफ मैरिज, अच्छा ठीक है, मतलब दादाजी खत्म हो गए थे, तो उसके बाद दादी ने वो सेंटेंस कंप्लीट किया था, द जस्टिस की दादाजी ने लिखा कि हम साथ में चलेंगे, लेकिन दादाजी खत्म हो गए। उसके बाद दादी ने लिखा कि बात तो तुमने साथ चलने की थी, पर ये बच्चों के साथ तुम तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वो चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा लगती थी कि यार ये तो बहुत सुंदर लिखा है, अगर दादाजी होते तो मैं सीखती। फिर धीरे धीरे अपना जैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो मैंने एक्चुअली बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी वो स्कूल में पढ़ी, और सच्ची बताऊँ मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट कभी नहीं थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बैंक बच्चे से कुछ करते हैं यार। अच्छा, मैं टॉप 10 में आ जाती थी, लेकिन मैं एक्चुअली बिलीव करती थी कि बंक मारने। एक सेकंड, आप टॉप 10 में आ रही थी और आप अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मतलब ये कैसे जा रहा है, सिंक कैसे हो रहा है? मतलब ये सिंक कैसे होता है, मतलब ये तो वही हो गया, बहुत बुरे नंबर आए हैं यार। कितने आए हैं? 99 आ गए यार। अरे नहीं, इतना 99 बाप रे, मेरे घर वाले मेरे को कहाँ रख देते 99 मतलब टॉप 10 में आ रहे हो यार, दैट इज आल्सो एन अचीवमेंट। मेरे 5th का रिजल्ट देखा, मैं जाती हूँ पापा इस पे सिग्नेचर कर दो, 5th की मार्कशीट आई है। पापा बस श्योर कि मैं फेल हो जाऊंगी। पापा ने देखा नहीं यार 2nd डिवीजन आई है इसकी। पापा बोलते तू पढ़ती कब है जब तू तेरी 2nd डिवीजन आई है। पापा बड़े अचंभे में थे 2-3 दिन तक कि नहीं इसे कुछ और, मतलब कैसे पास हो गई। तो ये टर्म है मेरे घर में मेरी स्टडी को लेके। ऐसे नहीं कि मैं मतलब बुरी भी नहीं थी, अच्छी भी नहीं थी। चलिए वो हम उससे मूव ऑन हो चुके हैं अब। हाँ, वी हैव ग्रोन अप। तो वो वाज द क्वेश्चन। यस, उसके बाद फिर जो अभी जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ ना, बहुत सारी बुक्स है मेरे पास पढ़ने के लिए। ठीक है। 2 स्टोरीज हैं जो मेरी फेवरेट हैं। एक तो होती है संजीव प्रसाद जी की बागी कठपुतलिया में अनमया स्टोरी, दैट इज ब्यूटीफुल। जिस तरीके से मतलब वो ना बड़ी लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई स्टोरी है। एक लड़की है जिसकी शादी के लिए रिश्ता आता है, माँ नहीं है, पैसे की कमी से खत्म हुई है, तो लड़के वालों को बाप झूठ बोल के दहेज वहेज लेते हैं एंड ऑल। अच्छा। तो लड़की की जो बाप है ना वो चाहता है कि लड़की की शादी हो जाए। लड़की को ये पसंद नहीं है कि मैं दहेज दूं, जबकि अगर इतना पैसा होता तो मैं अपनी माँ को बचा लेती। इट इज बेसिक, बहुत बेसिक और लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई स्टोरी है। मुझे बहुत मैसेज भी बहुत सही जाता है स्टोरी से, बहुत सही जाता है। लड़की बिना क्वेश्चन के दरवाजा बंद कर देती है। लास्ट इज दिस, बहुत सुंदर स्टोरी है। एंड सेकंड होती है सादत हसन मंटो जी की नंगी आवाजें। ओहो, क्या कहना, मुझे लगता है पता ही होगा सबको। ऑफ कोर्स सबको पता होगा यार। इसका प्लॉट इतना अच्छा है, मैंने इसको एक्ट भी किया था, बहुत अच्छा। मैंने भी किया है। वेरी नाइस। अरे थोड़ा थिएटर आर्टिस्ट, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा। नहीं अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप लोगों ने ये बुक लिखी तो कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है। क्या चैलेंजेस आपको रह गए और आपने कैसे उन्हें ओवरकम किया? यार एक्चुअली जो नए राइटर्स होते हैं ना, हाँ, सबसे बड़ी चैलेंजेस उनके लिए होती है कि उनका वर्क पब्लिश कैसे होगा। अच्छा, ठीक है। एंड थैंक्स टू शुभारंभ पब्लिकेशन, आई थिंक उन्होंने तो आपको मतलब इनका यही सिद्धांत है कि ये नए राइटर्स को ऑन बोर्ड लाते हैं, ठीक है, और उनकी राइटअप्स को ये लोग छापते हैं, मतलब एक पब्लिश करते हैं। तो मतलब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया मार्केट में आने के लिए। तो ये तो अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे कोप अप करते हैं, कैसे वो। करेक्ट। एंड फॉर मी थैंक्स टू हिमांशु कि मुझे शुभारंभ पब्लिकेशन का पता भी चला। आई वाज स्टक इन माय लाइफ, 3-4 ऑफिसेस से रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि मेरा मेडिकल इशू था। तो ऑफ कोर्स कोई रिसोर्सेज पे पैसा लगाएगा और वो रिसोर्स बोल दे 3 दिन बाद कि मेरा स्पाइन कॉर्ड इज नॉट वर्किंग। तो यार कंपनी का तो उस सारे रिजेक्शन को फेसेस करने के बाद इसको पता नहीं कैसे पता चला, मैं नानी के यहाँ थी, मैं
हंस रही हूँ, लेकिन उसको पता चला कि नहीं यार ये शी इज़ लुकिंग फॉर समथिंग। इसने मुझे बताया कि शुभारंभ में ना ऐसे करके राइटर चाहिए, तुम्हें अगर चाहिए तो एक बार देखो। इसने मेरी हेल्प की थी शुभारंभ पब्लिकेशन के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे जो राइटिंग में इच्छुक होंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहते हैं, जैसे कि लिए उनको आसानी हो, जो चैलेंजेस जो हार्डशिप से आप गुजरे हैं उनको वो थोड़ा कम गुजरना पड़े, या फिर उन्हें पता हो कि कैसे जाना है, रास्ता क्या है, व्हाट इज द पाथ, व्हाट डू वी हैव टू फॉलो, थोड़ा सा उनके लिए एक मैसेज। देखिए, जैसे कि जो भी लिख रहा है, क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जब लिखते हैं ना, शुरू जब करते हैं तो हमने अपना कॉपी के पीछे या तो एक डायरी हम बना लेते हैं। तो डायरी क्या है, डायरी एक हमारे अलमारी में ही रह जाएगी या हमारे बुक के बीच में ही रह जाएगी। तो उस डायरी को अगर हमें जनता के बीच में पहुंचाना है ना, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे, फेसबुक है आपका, इंस्टाग्राम है, आप उस पर अपने पोस्ट करिए, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, आपको इंकरेजमेंट मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि लाइक्स और कमेंट्स पर मत जाना। कि अगर वो किसी पोस्ट पे आपको लगता है कि वो पोएम बहुत अच्छी है, उस पे आपको 10 या 12 लाइक्स मिले, तो कभी भी अपना इंकरेजमेंट मत खोना लिखने का। आप लिखिए, लिखते रहिए, क्योंकि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने अपना पहला पोएम लिखा था, मुझे याद है 2016 में, उसके पहले भी मैं लिखता था शायरी वायरी, तो मेरी पूरी कॉपी ही गायब हो गई थी, पूरी कॉपी ही गायब हो गई थी। तो उसके बाद मैं बहुत दुखी हुआ था कि मेरी कॉपी यार गई कहाँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मैंने 2016 में पहला एक लिखा, गुमनामी का चिराग। अच्छा। तो मेरा जो पहला पोएम था ना, गुमनामी का चिराग, उस पर था कि हम लोग, जैसे एक होता है ना कि हमारे साथ में जो को पार्टनर हमारे होते हैं या को स्टूडेंट होते हैं, तो साथ में जिसने कॉलेज किया, पढ़ा लिखा, लेकिन वो कहीं और पहुंच रहा है, मैं कहीं और हूँ। मतलब हमने साथ ही एक ही चीज़ पढ़ाई की, एक ही चीज़ किया, लेकिन मैं कहीं और हूँ, वो कहीं और है। तो ये होता है ना कि एक चमक तो सारे सितारे रहे, लेकिन आसमान में कौन से तारे को जानते हैं? पोल स्टार को बहुत नाम है, ध्रुव तारे का, कि वो चमकता बहुत ज्यादा है। तारे तो बहुत सारे हैं, कुछ तारे ऐसे भी हैं जो उन चमक में ही खोए हुए हैं, अंधेरे हैं, जो चमकते ही नहीं है। तो वैसा ही कुछ मेरा वो प्लॉट था उस पोएम को लिखने का। तो मैंने देखा, लिखा, काफी अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद मैंने धीरे 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 कंटिन्यू किया। लेकिन जब मैं थिएटर मैंने चालू किया था, तो उस समय मेरे पास गिनती के 10 या 12 पोएम्स थे। पिछले साल अगस्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उसके बाद जब सर ने अप्रोच किया हम लोगों को कि हम लोग ओपन माइक्स भी कराएंगे, मैंने मतलब सर को बोला कि सर ऐसा करवाते हैं हम लोग। तो मैंने बोला यार जब मैं करवा ही रहा हूँ तो मैं क्यों ना और लिखूँ, तो मैंने ना वहाँ से फिर लिखना चालू किया। और ये लॉकडाउन का पीरियड तो मतलब मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। कि मैं घर पे बैठ के, मैं एक दिन तो ऐसा मेरा गया था जिस दिन मैं 6 पोएम्स मैंने एक दिन में लिखी है। वो नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, किसको किसने बदल लिए, अफसर में बदल लिए, क्या एक लाइन, हाँ वो आप बोली ना यार, वो आप पे तो बड़ी सी सूट करती है, आपने तो वो जो था उसको अफसर में बदल दिया, क्या लाइन बोली थी यार वो? इसको आत्मनिर्भरता, आप बताइए आप। मैं भूल गया लाइन, वो बड़ी अच्छी लाइन थी, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं आ रही वो लाइन क्या है। वो समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो वही यार, मैं एक दिन में जब मैंने देखा ना कि मैंने 5-6 पोएम्स मैंने लिख दिए, तो मुझे लगा कि यार ये कई लोगों ने बोला यार तू लिख कैसे ले रहा है, तू सोच कैसे ले रहा है। तो मुझे लगा यार कुछ तो है, स्पेशल है, मतलब कुछ है, तो चलो यार इसको कहीं ना कहीं तो हम लोग मार्केट में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही किया आपने। तो निहारिका जी, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताना चाहेंगी, कुछ रास्ता आपने जो एक्सपीरियंस किया हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ, मैं अभी जो हिमांशु ने बोला ना कि यार सबसे पहले ना डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना कि मेरी राइटिंग को सिर्फ 12 लाइक्स मिले हैं। बिल्कुल। अपनी राइटिंग सबसे पहले अपना ही एरर करेक्शन होता है जब हम ना उसको प्रूफ रीडिंग में बदल देते हैं। अपनी राइटिंग को मैंने 5-6 बार पढ़ा, तब वो कहीं सुपर राइटिंग में गई। और जैसे कि हिमांशु ने बोला कि इट्स नॉट कंपलसरी कि लोगों को पसंद आए, बट कंपलसरी इसके लोगों को तुम्हारा मोटिव समझ आए। अगर वो 11 लोग भी तुम्हें समझते हैं ना, दैट इज योर अर्निंग। जो ऐसा हुआ, मेरी स्टोरीज मुझे लगता था कि अरे यार नहीं ये पोएम इज नॉट गोइंग गुड, लेकिन इंडियन फिल्म हाउस अभी एक रिसेंटली कॉन्टेस्ट हुआ था, मैंने उसमें अपनी स्टोरी दी। 500 राइटर्स थे जिसमें से 100 यंगेस्ट एडिशन में मेरा नाम है, और मैंने वो सर्टिफिकेट अवार्ड अभी अचीव किया है 2020। थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले तो ना डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना कि मेरी राइटिंग को सिर्फ 11 लाइक्स मिले। इट इज अ सोशल मीडिया, 11 लाइक्स मतलब लोगों ने 11 लोगों ने तो पढ़ा। उसके बाद अपनी राइटिंग को ना प्रूफ रीडिंग में कन्वर्ट करो।
अपनी राइटिंग को जैसे मैं खुद करती हूँ, मैं एरर लिख देती हूँ स्टार्टिंग में, हम एरर नहीं लिखते, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, बिल्कुल। फिर कहीं हमें लगता है नहीं अब तो रीडिंग कर करके 10-15 दिन में वो कंप्लीट होता है। बहुत बढ़िया। ये नए राइटर्स के लिए टिप्स है, ये मत सोचो कि पहली बार में अच्छा लिख दिया, और ये मत सोचो कि पहली बार में बुरा ही लिखा होगा। हाँ, ऐसा भी नहीं होता। हो कुछ भी सकता है, इसीलिए मुझे तो आज भी मैं सॉरी मैं इनको रोक रहा हूँ, मुझे तो आज भी अपनी जो पहली पोएम मैंने लिखी थी वो मेरे को सबसे बेहतरीन मेरी गुमनामी का चिराग। गुमनामी का चिराग तो वो अभी कहीं इसमें है पब्लिश? वो नहीं, मैंने उसको एक्चुअली बस इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, वो भी बहुत दिन बाद पोस्ट किया, बहुत दिन बाद। अच्छा। वो मेरी 200th या 250th पोस्ट थी। अच्छा। तो मैंने उसको लिखा था कि दिस इज माई फर्स्ट पोएम अच्छा, रिटन बाय मी, तो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे पोस्ट करके। बहुत बढ़िया। तो यही था दर्शकों, आज आप जान ही गए होंगे कि अगर आप में से कोई राइटर बनना चाहता है तो उसको क्या करना है, कम से कम डीमोटिवेट तो नहीं होना है। और अगर आपको और चीज़ें जाननी है तो देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। और हाँ, ज़रूर इन राइटर्स को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ये बुक है सीज़फायर ऑफ द सेंसेस, इसको प्लीज़ खरीदिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इट इज़ ओनली वर्थ ₹249 आई गेस, 249 ओनली। एंड आपको इससे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ज़िंदगी का भी कुछ ना कुछ पता चलेगा। शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।